माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम बच्चों शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित अंशसार पेपर 2024 का ये पहला सेट है, जिसका कोड है देखो 822 HV, है ना, ये इसका कोड है। और ये जो है हमारी बोर्ड परीक्षा 2026-27 की जो परीक्षा होगी उसके लिए एक बेहतरीन सीरीज है ना। तो अगर आपने अब तक कुछ पढ़ा है या ना पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर ये अंशसार वाली सीरीज को बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है मैथ में 70 में 70 अंक बहुत आसानी से ला देंगे। तो ये 822 HV है ना। आपके पास कोई भी अंशसार हो, मेरे पास राजीव प्रकाशन का ये अंशसार है और पेपर कोड आपको देख लेना है। 822 2024 का पहला सेट है 822 HV। इसे जो है देख करके आप लगाइए। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, है ना, और प्यारा सा कमेंट भी करें, ठीक है। इससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। ये खंड आ है ना, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न है बहुविकल्पी 20 नंबर का आता है, 1-1 नंबर का। इसमें पहला है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। बहुपद कौन सा है हमारा? त्रिघात, है ना। तो त्रिघात बहुपद का मतलब ये होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें x की सबसे बड़ी घात क्या हो? 3 हो। जैसे यहाँ पर मैं कोई एक बहुपद अगर इस तरीके से लिखूं कि जैसे x³ + 5x² + 6x + 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। इसी तरीके से जैसे अगर कहा जाए कि 6x³ प्लस या 5x + 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि x की सबसे बड़ी घात कितनी होता है? 3 है। इसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो जो त्रिघात बहुपद होता है उसमें जो शून्यंक होते हैं, है ना, क्या कि जो शून्यंक होते हैं वो अधिक से अधिक कितने बढ़ सकते हैं, है ना, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 3 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ है हमारा? देखो बी, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। अभी देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 100 ये जो 40 है ये एक भाज्य संख्या है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से हम इसे काटते हैं, तो 2 × 7 = 14 और ये 0 आ गया। फिर हम काटेंगे, देखो 2 × 3 = 6, 7 में से 6 निकाला, 1 बचा, 0 उतार लेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 × 5 = 10। अब ये 35 है, ये 5 से कट जाएगा, 5 × 7 = 35 और ये 7 से कटेगा, 7 × 7। तो इस तरीके से कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि 2 × 2 × 5 × 7 ये होगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 हमारा 2 बार है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 × 5 × 7 ये आएगा। यही हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? देखो डी में, 2 की पावर 2 × 5 × 7, है ना। तो डी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। अब जैसे देखो कोई संख्या जैसे हमारे पास कितनी है? 15। इसमें हमें क्या करना है? 4 से भाग देना है। तो कितनी मरतबा जाएगा? 4 × 3 = 12। 15 में से 12 हमने निकाला, कितना बचा? 3। अब अगर हमें यही 15 प्राप्त करना है तो क्या करेंगे कि हम इस 4 का 3 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, है ना। तो 4 × 3 और प्लस ये शेषफल, इसमें हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा होता है ये है भाज्य। क्या है? भाज्य। और जिससे हम भाग देते हैं, किससे भाग दे रहे हैं? 4 से, है ना। ये क्या है? भाजक। और भाग देने के बाद ये जो आ रहा है ना, ये क्या है? भागफल है। ये क्या हो गया? गुणे भागफल। और जो नीचे हमारा बचता है ये हमारा शेषफल होता है। तो धन क्या हो जाएगा? शेषफल। तो इस तरीके से हमें फार्मूला क्या मिलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही फार्मूला होता है। भाज्य, भाजक और शेषफल में यही संबंध होगा। अब ये संबंध हमें ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ पे देखो है कि भाज्य बराबर शेषफल, ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद देख दिया, पहले दे दिया भाजक, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो दिया भाज्य, है ना। तो पहले भाज्य आता है, फिर उस बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो है कि x + 2y + 5 बराबर क्या है? 0। और दूसरा है कि -3x - 6y + 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। पहला है आदिति, दूसरा है 2 और तीसरा है परिमित रूप से अनेकल और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला देखो होता है कि a1x + b1y + c1 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे देखो पहला, अब यहाँ पे x है,
और यहाँ पे x है, यहाँ पर a1 है और यहाँ x का गुणांक कितना होगा a, 1। तो a1 बराबर कितना हो गया 1, ये निकाल लिया हमने। अब यहाँ देखो y का गुणांक कितना है 2 है और यहाँ y गुणांक कितना है b1, तो हम कहेंगे कि b1 बराबर कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पे देखो अचर पद c1 है और यहाँ पर 5 है, तो c1 बराबर कितना हो जाएगा 5। इसी तरीके से दूसरा जो समीकरण है हमने कहा कि a2x b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है 0, है ना। तो x का गुणांक हमेशा a1 a2, ठीक है, और y का गुणांक b1 b2 और जो अचर पद होता है वो c1 c2। तो चूंकि ये समीकरण 2 है तो इसलिए यहाँ हमारा हो जाएगा कि a2 बराबर कितना है ये -3 और b2 इज इक्वल टू कितना है -6 और c2 इज इक्वल टू कितना है 1। अब हम यहाँ पर ये निकाल लेते हैं कि a1 अपान a2, a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू है -3, या हम इसको इस तरीके से लिख लें कि -1/3। उसके बाद देखते हैं कि b1 अपान b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है -6। हम काट देंगे तो 2 1 2 2 3 6, यानी कि b1 अपान b2 भी आ जाएगा -1/3। अगला हमारा है c1 अपान c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है 5 है और c2 की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अब यहाँ पर हमें मिल क्या रहा है, हमें ये मिल रहा कि ये जो हमारा a1 अपान a2 कितना है -1/3, b1 अपान b2 भी है -1/3। तो इस तरीके से यहाँ आ जाता है कि a1 अपान a2 है ना, ये इक्वल है किसके b1 अपान b2 के, ठीक है। और यहाँ पे क्या है c1 अपान c2 बराबर कितना है 5/1, तो c1 अपान c2 की ये बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट इक्वल c1 अपान c2। ये कंडीशन हमारी आ रही है। जब ये कंडीशन आती है तो हमारी जो रेखा वो कैसी होगी, ये समांतर होती है। रेखा कैसी होगी समांतर होती है। समांतर यानी कि एक रेखा अगर ऐसी है तो उसके समांतर ये दूसरी रेखा। अब जब रेखा समांतर है तो एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा हल आएगा समीकरण का, यानी कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके का मिलता कि a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, ये आ जाए, तब आप कहेंगे कि रेखा जो होगी वो कैसी होगी, वो प्रतिच्छेद करेगी, है ना। कैसी होगी, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब जैसे एक रेखा है तो दूसरी रेखा उस पर इस तरीके से प्रतिच्छेद करेगी, कहीं एक जगह काटती है। जब काटेगी तो वहां पर हमारा हल मिलेगा। तो क्या होता है कि केवल एक हल होता है इस स्थिति में। और अगर ये वाली स्थिति आ जाए कि सब बराबर हो, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, अगर ऐसा आता है तो इस स्थिति में रेखा कैसी होती है, संपाती होती है। रेखा संपाती होगी। संपाती का मतलब कि एक रेखा है उसी को ओवरलैप करती हुई दूसरी रेखा जाती है, तो वो एक दूसरे को हर बिंदु पर टच करती है। जब हर बिंदु पर टच करती हैं तो यहाँ पर अनेक हल होता है, यानी कि अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा, ये होगा। तो हमें तो ये मिला है ना, ये वाला मिला है, यानी कि रेखा कैसी है, समांतर है और हल उसका कोई नहीं है। तो ऑप्शन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो अद्वितीय है, 2 है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो कोई हल वाला ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर डी हमें दिया गया कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो यही डी जो होगा ये हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें है कि समांतर श्रेणी है -5, -1, 3 और 7, इस तरीके से ये चल रही है। इसमें पूछा है कि सार्व अंतर होगा, तो ये हमारा प्रथम पद है, यानी कि a1 इज इक्वल टू -5 है, और देखो a2 इज इक्वल टू -1 है, a3 इज इक्वल टू कितना है 3 और a4 इज इक्वल टू 7, ये दिया गया है। हमें क्या निकालना है, सार्व अंतर d। तो d बराबर जब हम निकालते हैं तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं, यानी कि a2 माइनस हम a1 करेंगे। तो d इज इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी है -1 और माइनस करेंगे हम इसमें से -5 a1 की वैल्यू, तो d बराबर हो जाएगा हमारा -1 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का 5। तो d बराबर कितना हो जाएगा, +5 में से -1 निकाल देंगे तो कितना आएगा +4। तो ऑप्शन डी यही हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। अब उसके बाद देखिए छठा, इसमें कहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का वियोक्तर होगा। तो वियोक्तर हम जानते हैं कि d बराबर होता है कि b² - 4ac, यही होता है। अब कहाँ पे, ये ऑप्शन सी में है कि b² - 4ac, यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7, इसमें कहा गया है कि दो बिंदु कितने हैं, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। ए है ऑप्शन 2, बी है 2√2, सी है 2√3 और डी है 3। अब यहाँ पर देखो, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा x1 बराबर कितना है 2 और y1 बराबर कितना है 3।
दूसरा देखो x2 बराबर कितना आ जाएगा 4 और y2 बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पे ये होता है हमारा x1 और दूसरा होता है क्या y1, ये इस तरीके से। इसी तरीके से ये है x2 और ये है y2। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब इनके बिंदु के बीच की दूरी हमें क्या निकालना है, दूरी यानी डिस्टेंस निकालना है। तो वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे हम रख देते हैं सबकी वैल्यू को। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 4, इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर एज इट इज। अब y1 की वैल्यू कितनी है 1 और y2 है ना, y2 की वैल्यू कितनी है y2 1 है ना, और y1 कितना है 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस और y2 की कितनी है 1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा, देखो अब माइनस 4 में से हम 2 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा माइनस का 2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 3 में से 1 निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब आगे देखो, तो d बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4, क्यों, क्योंकि देखिए -2 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 4 प्लस, अब ये भी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा कि 4 4 8 रूट 8 मिल गया। तो d बराबर, अब 8 का अगर हम रूट निकालते हैं है ना, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आता है 2 चौक 8, 2 दूना के 4 और 2 एकन्नम 2, ये आएगा, यानी कि आता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो d बराबर क्या हो गया, अब ये 2 का जोड़ा हमारा बन रहा है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम बाहर लेते हैं, जिसका नहीं बनता है उसे अंदर ही रखते हैं। तो ये आ जाता है 2 रूट 2। ऑप्शन कहाँ है, ये देखो बी, ये वाला ऑप्शन आएगा, एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 है, इसमें दिया कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है ना, मूल क्या है इसके बराबर है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो समीकरण है हमारे पास कि 3x स्क्वायर माइनस कितना है 12x प्लस m बराबर क्या है 0 है। फार्मूला देखो होता है कि द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे हम कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए x का गुणांक b है ना, और यहाँ x का गुणांक कितना है -12, यह आ जाएगा -12, और यहाँ पे c है और यहाँ m है, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा m। अब यहाँ पे कहा है मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर होता है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0। अब b की वैल्यू कितनी है -12, कर देंगे -12 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है m, ये बराबर किसके है 0 के। अब -12 का स्क्वायर है तो 12 बराबर कितना होता है 144 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये देखो आ जाएगा कि 144 माइनस 4 कितना होगा 12m बराबर क्या हो गया 0। तो देखो ये हो गया कि 144 बराबर माइनस का 12m है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 12m। अब जब हम यहाँ से m बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 12 का गुणा है, तो इधर ले जाके हम 12 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो ये हो गया हमारा 144 बटे 12, 12 से आप भाग दे दीजिए कितना 12 बार जाएगा, तो m बराबर कितना जाएगा 12, यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन डी में हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन डी को हम सीधा टिक करके चले आएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, देखो कि एक समबाहु त्रिभुज क्या है ABC, जिसकी भुजाएं कितनी है 2a है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज हमारा कैसा है समबाहु, समबाहु का मतलब होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो। तो देखिए ये त्रिभुज है ABC, ये क्या है समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 2a है, ये 2a है और ये BC ये भी 2a सेंटीमीटर है, AC ये भी 2a है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक लंब डाल दिया है AD है ना, तो जब ये लंब डाला है तो ये D जो है ये मिड पॉइंट है और ये BC को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये BT वाली ये भुजा हो जाएगी A और ये भुजा हो जाएगी A है ना। अब लंब है तो चूंकि ये यहाँ से क्या कर रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है ना, कौन सी प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, नाम आपने सुना होगा पढ़ा भी होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज का, अब यहाँ पर हमारा ये जो ABD ये जो त्रिभुज बन रहा है ये कौन सा है समकोण है, 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है ना 90 डिग्री का, तो ये समकोण है। तो समकोण त्रिभुज का में कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, ये कहती है
पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। ये है पाइथागोरस प्रमेय। अब ये जो हमारा त्रिभुज ABD है ना, तो ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम ले रहे हैं। इसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा कि AB का स्क्वायर है ना, किसमें? त्रिभुज ABD में। यहाँ से चाहे आप लिख लें कि त्रिभुज ADB में, तो AB का स्क्वायर शेष दो भुजा। अब यहाँ लंब कौन है? AD का स्क्वायर प्लस आधार इसका क्या है? BD का वर्ग, ये होता है। अब देखो AB कितना है? 2A। AD ये हमें फाइंड करना है, प्राप्त करना है, और BD कितना है? A का वर्ग, ये हो गया। आगे हम लगाते हैं, तो देखो, तो अगर हम AD का वर्ग निकालें, ये निकाल लेते हैं कि AD स्क्वायर बराबर, तो इसको हम इधर ले जाके क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये 2A का होल स्क्वायर है और माइनस क्या हो जाएगा कि A का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर, तो 2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 A स्क्वायर, और ये है हमारा A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर निकाल दो, कितना बचेगा? 3A स्क्वायर। तो AD बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ा देंगे? हम करड़ी, रूट चढ़ा देंगे। 3A स्क्वायर, इसके स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे A तो हमारा बाहर आ गया और ये √3 अंदर ही रहेगा, तो A√3। यही जो है शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ऑप्शन कहाँ है? देखो C, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन, और इसी पे हम धड़ाक से टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल दिया कितना? 1 से 5 जिसकी बारंबारता 3 है, 3 से 5 की बारंबारता 2 है, 5 से 7 की बारंबारता 4 है, 7 से 9 की बारंबारता 2 है, और 9 से 11 की बारंबारता कितनी है? 3 है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। ऑप्शन A है हमारा 2, B है 4, C है 5 और D है 6। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हम हल करके निकालेंगे। तो चलिए हम इसको जल्दी से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल कितना है? 1 से 3 है, तो इसका हमें माध्यमान निकालना है। तो हम दोनों को जोड़ दें, तो 3 और 1 कितना होगा? 4, और इस 4 में 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, यानी माध्यमान इसका कितना आ जाएगा? 2। अब अगला कौन है? 3 से 5 है, तो 5 3 कितना होता है? 8, 8 में 2 से भाग दे तो कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, तो यहाँ पर माध्यमान कितना आ गया? 4। अगला क्या है? 5 से 7 है, 5 से 7। तो अब यहाँ पे देखो 2 का अंतर आ रहा है, 2 में 2 जोड़ा 4 है, 4 में 2 जोड़ेंगे माध्यमान 6 होगा। अगला हमारा क्या है? 7 से 9 है, तो 6 तो कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद देखिए वर्ग अंतराल है 9 से 11, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। अब इसकी हम बारंबारता निकले हैं, तो यहाँ पर देखो पहला जो 1 से 3 है इसकी बारंबारता कितनी है? 3, 3 से 5 की बारंबारता कितनी है? 2, 5 से 7 की है 4 है ना, और 7 से 9 की है 2, और 9 से 11 की है 3। अब हम f × x दोनों का गुणा करेंगे, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, और 4 गुना कितना होता है? 8, और 6 चौका कितना हो जाएगा? 24, 8 दूनी होगा 16, और 10 तिहाई होगा 30। अब इसका हम योग सबको जोड़ लेते हैं, किसको? सिग्मा f, बारंबारता को। ये तो ये होगा हमारा सिग्मा f। यहाँ जोड़ो तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14। उसके बाद ये हम निकालते हैं सिग्मा f × x। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा? 6 और 8 कितना होता है? 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18, 18, 8 6 14, 4 18, 18 में 6 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 24 के 4, हासिल आता है 2। अब यहाँ देखो 2 1 3 है ना, और 3 3 6 और 2 हासिल कितना हो गया? 8, यानी कितना आ जाता है? 84। तो जब ये हम माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर होता है कि सिग्मा fx अपान सिग्मा f, ये हो गया। तो सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है? 84, और इसकी कितनी है? 14। तो डिवाइड कर देंगे, 14 छक 84, यानी कि माध्य हमारा कितना आ जाएगा? 6। तो 6 देखो कहीं पे है? ऑप्शन डी, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो दिया गया है कि साइन 27 अंश अपान cos 63 अंश का हमें क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो हम ये करते हैं कि साइन, अब अगर हमें 27 लाना है तो हम क्या करेंगे कि 90 में से 63 अंश ये निकाल देते हैं, तब हमें मिलेगा क्या? साइन 27, और नीचे हमारा है cos 63। अब एक चीज़ ये देख लो कि जैसे अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो ये बराबर होता है cos थीटा, और अगर कहीं पर cos 90 माइनस थीटा हो तो ये बराबर होता है
साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा आ रहा है ना, साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या आ जाएगा कास थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कास, और थीटा की जगह पे कितना है 63 है, और नीचे भी हमारा क्या है कास 63। तो ये कास 63 कास 63 कट जाएगा, कितना जाएगा 1। तो ऑप्शन कौन है ए, ये हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या दिया है, ये दिया है कि cos a बराबर है √3/2, है ना। तो हमें निकालना क्या है sin 2a का मान निकालना है। तो हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि cos a ये बराबर हमें दिया गया है कि √3/2, ठीक है। तो ये हमारा देखो cos a और √3/2 कितनी होती है, cos 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर a है, यहाँ पे कितना है 30 अंश है, तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा 30 अंश, एक हमें मिल गया। अब हमें निकालना क्या sin 2a, तो देखो हो गया sin 2 इंटू और a की वैल्यू कितनी आई है 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना मिल जाएगा साइन, और दो का हम 30 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा sin 60। तो sin 60 वैल्यू क्या होती है, sin 60 की भी वैल्यू वही होती है ना। साइन ये जो 60 है इसकी भी मान कितना होता है √3/2, है ना। ये ऑप्शन डी में मौजूद है, तो सीधा ऑप्शन डी पर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अब देखो ये प्रश्न नंबर 13, इसमें दिया है देखो 1 + tan स्क्वायर, ये है 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a, इसका हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो देखो 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर a बराबर होता है cosec स्क्वायर a, ये होता है cosec स्क्वायर। अब sec स्क्वायर a बराबर होता है 1/cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a, और cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर a। अब जब आप गुणा करेंगे, है ना, भाग करेंगे तो नीचे वाला ऊपर ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा कि sin स्क्वायर a अपान नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर a। तो sin थीटा अपान cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है डी, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो दिया कि sin 2a, यहाँ पे दिया है कि sin 2a बराबर 2 sin a, है ना। सत्य होगा जब a बराबर होगा किसके 0 के 30 के 45 के या 60 के। अब यहाँ हम रख करके देख लेते हैं a का मान, तो यहाँ पे देखो हम रख देते हैं sin 2 इंटू, पहले हम 0 ले लेते हैं तो कितना हो गया 0। अब यहाँ पे हम रखते हैं देखो 2 sin a, है ना, तो a की वैल्यू यहाँ भी हम क्या करते हैं 0 रख देते हैं। तो sin 2 का जब हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और 2 sin का जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 होगा, यानी कि दोनों तरफ राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है एकदम करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि 22 सेंटीमीटर परिध वाले एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। अब देखो यहाँ पर परिध है ना, परिध कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, हमें क्या ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो परिध क्या होता है 2πr, ये बराबर है कितना 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणे r बराबर कितना हो गया 22, ठीक है। तो r बराबर हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22, ये 7 ऊपर चला जाएगा 7 बटे जो 2 गुणे 22 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, तो 22 से 22 काट देंगे, r बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्या आ गया। अब हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है कि 1/4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रखते हैं कि 1/4 और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और r की वैल्यू है 7/2 का क्या हो जाता है स्क्वायर। आगे देखो ये हो जाएगा 1/4 गुणे 22/7 और 7/2 गुणे 7/2, ये हो गया। अब यहाँ से देखो हम काट देते हैं ना, ये 7 से 1 7 कट जाएगा, और ये काट देते हैं कि 2 × 2 2 × 2 है ना, ये कट गया। अब ऊपर कितना बच रहा है 11 और ये 7 और 1, 11 × 11 7 कितना हो जाएगा 77, और 4 गुना कितना होता है 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना। तो कहाँ पे है ऑप्शन सी, देखो ये है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा हमारा एकदम करेक्ट। प्रश्न नंबर 16 देखो कैप्सूल का संयोजन है 2 शंकु का, 1 बेलन और 2 अर्धगोले का, 1 बेलन 1 अर्धगोले का, 1 बेलन और 2 अर्धगोले का। तो शंकु कैसे होता है देखो हम यहाँ पर बनाते हैं, ये है बेलन,
इसके ऊपर एक इस तरीके से अर्धगोला लगा दिया जाए और इसके ऊपर इस तरीके से अर्धगोला लगा दिया जाए, है ना। तो ये हमारा क्या बनता है, कैप्सूल बनता है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये बेलन है और ये अर्धगोला है और एक इधर ये अर्धगोला है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं एक कैप्सूल है और दो अर्धगोला है। ऑप्शन का एक बेलन है, कैप्सूल में एक बेलन है और दो अर्धगोला है। तो यहाँ पर देखो बी वाला है ना, एक बेलन और दो अर्धगोले का जो संयोजन होता है वो क्या बनाता है, एक कैप्सूल बनाता है। प्रश्न नंबर 17 है कि यहाँ कुछ आंकड़ों का माध्य है ना तथा बहुलक कितना है, 32 है 35 है, तो उनका माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें माध्य कितना दिया है, 32 और बहुलक दिया है 35। ज्ञात क्या करना है, माध्य। एक फार्मूला होता है कि 3 गुणा माध्यक बराबर होता है बहुलक धन 2 गुणा माध्य। ये फार्मूला हमें निकालना क्या है, माध्यक निकालना है। तो 3 गुणा माध्यक, बहुलक कितना है 35, बहुलक कितना है 35 और 2 गुणा माध्य कितना है 32। तो देखो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 3 गुणा माध्यक बराबर ये हो गया 35 और 2 दूना के कितना हो गया 4 और 2 तिहाई 6। तो 3 गुणा माध्यक बराबर, अब ये हो जाएगा देखो 5 4 कितना हो गया 9 और 6 और 3 कितना हो गया 9, 99 ये आता है। तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 99 बटा कितना हो जाएगा 3 से हम भाग दे देंगे, 99 में 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 33, यानी कि ये जो माध्यक आएगा कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन डी, ये होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल कितनी है, 0 से 5 जिसकी बारंबारता 8 है, 5 से 10 की बारंबारता 7 है, 10 से 15 की बारंबारता 18 है, 15 से 20 की बारंबारता 19 है, 20 से 25 की बारंबारता 6 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 20 से 20 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, यानी 19 बार आए 15 से 20। तो बहुलक वर्ग जो हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग क्या आ जाएगा 15 से 20, यही सही होगा। तो बी है ना, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखो एक सवाल 19वां, इसमें दिया है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। तो जब 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर, तो प्रायिकता क्या होगी, एक पासे को हम जब उछालते हैं तो 1 से 6 तक है ना, एक बार 2 पासा एक साथ उछाला जाएगा तो कितना जाएगा 6 गुणे 6 यानी कितना आ जाता है 36। कुल स्थिति कितनी आ जाती है 36। अब 10 होने की प्रायिकता यानी कि योगफल कुल 10 होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। 4 और 6 जब आएगा तब 10 होगा, 5 और 5 दोनों में आ जाए तब 10 होगा, और एक पासे में 6 और दूसरे में 4 आए तब 10 होगा, यानी कि प्रायिकता कितनी हो सकती है 3, 1 2 3। तो 10 होने की जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो ये हमारी क्या है, अनुकूल स्थिति है ना, ये अनुकूल स्थिति है और ये कुल स्थिति है। तो प्रायिकता जब हम निकालते हैं तो अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, तो अनुकूल स्थिति कितनी है 3 और कुल स्थिति कितनी आ रही है 36, भाग दे 3 एक 3 3 बार जब 36 यानी कितनी आती है 1/12। कहाँ पर है देखो 1/12, ये होगा सही। प्रश्न नंबर 20 है, देखो एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो जब एक पासे को हम एक बार पर फेंकते हैं तो कुल स्थिति क्या आ सकती है 6 की होगी, और सम संख्या क्या हो सकती है, देखो 2 है 4 और 6, जब ये आएगा तब सम संख्या होती है, यानी कि अनुकूल स्थिति हमारी कितनी हो जाएगी 3। तो प्रायिकता जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं कि अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति कितनी है 3 और कुल स्थिति कितनी है 6, तो 3 एक 3 3 2 6 यानी कितनी आती है 1/2। ऑप्शन सी जो है ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। तो इस तरह से बच्चों आज हमने खंड आ के जो बहुविकल्पी प्रश्न थे, बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 20 नंबर के, उसको आज हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है ये हमारा ये जो अंसाल पेपर 2024 का सेट 1 है, ये इसका समझ लीजिए कि ये पार्ट 1 है ना। अब जो पार्ट 2 आएगा है ना, तो उसमें हम जो वर्णात्मक प्रश्न है, वर्णात्मक जो प्रश्न होते हैं वो खंड बा है, उसको हम शुरू करेंगे।
तो इसी तरीके से मैं थोड़ा सा वीडियो को छोटा रखूँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो ताकि आप आसानी से वीडियो को देखें और प्रश्नों को समझने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आप मैथ की एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको जो है शेयर और लाइक करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ।